So good evening everyone. Good evening. गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सेशन। लास्ट क्लास में क्या कुछ पढ़ रहे थे अपन लोग? तो लास्ट क्लास में सर हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू रिमेंबर। लास्ट क्लास में बेटे अपन लोगों ने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंसेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंसेंट। अब ध्यान देना यहाँ पे, पिछले क्लासेस में मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया था। पिछले क्लासेस में मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया था। मैंने आपको बताया था दैट in order to enter into a valid contract, in order to enter into a valid contract, बोला किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, एक सेकेंड, यस, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट का कंसेंट है, वो कंसेंट क्या होना चाहिए? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेंट है दैट मस्ट बी गिवन फ्रीली, और दैट कंसेंट मस्ट बी फ्री। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सबको? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? सारे बच्चे, am I audible? In order to enter into a valid contract, पार्टीज का जो कंसेंट है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेंट है वो क्या होना चाहिए? हमेशा फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो until and unless there is a free consent, until and unless there is a free consent, ठीक है, until and unless there is a free consent, there cannot be any valid contract, there cannot be any valid contract। ठीक है, कुछ बच्चे जो ये सेशन अभी अटेंड कर रहे हैं, आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले के सभी लेक्चर्स को ड्यूली अटेंड किया है या आपने बैकअप गो थ्रू कर लिया है। ओनली वंस you have gone through the backup, you will be able to understand, you will be able to attend this particular lecture। in case अगर आप लोगों ने बैकअप नहीं किया है तो आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग पहले बैकअप करिए, और बैकअप करने के बाद जो है आप ये लेक्चर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो स्टार्ट करते। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज का कंसेंट है वो क्या होना चाहिए? हमेशा पार्टीज का जो कंसेंट है वो क्या होना चाहिए? हमेशा फ्री कंसेंट होना चाहिए। और सर अगर कंसेंट फ्री नहीं है, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अगर पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब समझना क्या बोले यहाँ पे। कंसेंट, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट, two or more person are said to consent when they agree upon, the same thing in the same sense। this is referred to as identity of mind or consensus ad idem। देखो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज किया अपन ने, consensus ad idem। क्या मतलब होता है इसका? consensus ad idem का मतलब यहाँ पे agreeing upon the same thing, agreeing upon the same thing in the same sense। फिर से बोलो एक बार, agreeing upon the same thing in the same sense, agreeing upon the same thing in the same sense। consent is said to be free when it is not caused by coercion, consent is said to be free when it is not caused by कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या था बच्चों? तो मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया था, कोर्शन का मतलब था सर जोर जबरदस्ती, किसी को डरा के धमका के अगर उस पर्सन का कंसेंट लिया जाता है, अगर किसी को डरा के धमका के उस पर्सन का कंसेंट लिया जाता है तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दैट कंसेंट गिवन इज नॉट फ्री।
एंड इन केस इफ द कंसेंट गिवन इज नॉट फ्री, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, हमेशा वॉइडेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में एक प्यारा सा बच्चा है, बच्चे का नाम है वरदान। वरदान एक बहुत बड़े से बंगलो में रहता है। मुझे वरदान जिस बंगलो में रहता है, मुझे वो बंगलो बहुत पसंद है। तो मैं वरदान को बोलता हूं कि अगर तुमने अपना बंगलो मुझे 2 लाख रुपए में सेल नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुमने अपना बंगलो मुझे 2 लाख रुपए में सेल नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, वरदान क्या करता है यहाँ पे, वरदान वो बंगलो मुझे 2 लाख रुपए में बेच देता है। तो बताओ, क्या वरदान ने अपनी इच्छा से या वरदान ने क्या अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था? आंसर इज नो। क्या वरदान ने अपनी इच्छा से या अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था? आंसर इज नो। तो इन दिस पर्टिकुलर केस कंसेंट गिवन बाय वरदान, इन दिस पर्टिकुलर केस कंसेंट गिवन बाय मिस्टर वरदान इज नॉट फ्री। इज इट क्लियर? फटाफट से रिप्लाई करोगे बच्चों। ओके, पलक सेड यस। तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्शन का मतलब क्या बताया था सर ने? कोर्शन का मतलब बताया था सर ने, डरा के धमका के किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है समझना। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजन लेना। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? किसी के डिसीजन में किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजन लेना। तो अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हो, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, तो इन दैट केस ऐसा बोला जा सकता है, इन दैट केस ऑल्सो ऐसा बोला जा सकता है दैट द कंसेंट गिवन बाय यू, दैट द कंसेंट गिवन बाय यू इज नॉट फ्री। ठीक है, थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है फ्रॉड। जब सामने वाला जानबूझ के तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, विद इन इंटेंशन टू कॉज हार्म, विद इन इंटेंशन टू कॉज हार्म, तो इन दैट केस ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं माई कंसेंट इज नॉट फ्री। नेक्स्ट वन इज मिसरिप्रेजेंटेशन, किसी ने जानबूझ के कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया। अगर वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता, अगर वो पर्सन गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता तो हो सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता, लेकिन उसने गलत इंफॉर्मेशन दिया जिसकी वजह से और जिस इंफॉर्मेशन पे रिलाई करके मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की वजह से मुझे नुकसान हो गया, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद है मिस्टेक्स, उसके बाद है मिस्टेक्स। तो इन इन पांच केसेस में, इन पांच केसेस में ऐसा कहा जा सकता है या ऐसा कहा जाएगा दैट कंसेंट इज नॉट फ्री। ये पांचों केसेस हम लोग फिर से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी अभी के लिए याद रखो, दो चीजें याद रखनी है तुमको। पहली चीज क्या? इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, in order to enter into a valid contract, consent given by the parties to the contract must be free। ठीक है सर, in order to enter into a valid contract, in order to enter into a valid contract, consent given by the parties to the contract, consent given by the parties to the contract must be free, and consent is said not to be free। सुनना ध्यान से, consent is said not to be free when it is caused by, when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake। फिर से, consent is said not to be free when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake। Is it clear? Is it clear? चलो देखेंगे अब इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। देखना, सबसे पहले बात की गई है कोर्शन की। कोर्शन का मतलब क्या होता है? कोर्शन का मतलब होता है डराना धमकाना। ठीक है, कोर्शन का क्या मतलब होता है? कोर्शन का मतलब होता है सर डराना धमकाना। तुमको याद है वो शोले मूवी का सीन जिसमें
वीरू क्या करता है, जिसमें वीरू क्या करता है, पानी के टंकी पे चढ़ जाता है और वो गांव वालों के सामने कहता है, गांव वालों के सामने चिल्लाता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर बसंती ने मुझे शादी के लिए हाँ नहीं कहा। तो मान लो इन दैट सिचुएशन अगर बसंती ने शादी के लिए हाँ कह भी दिया तो क्या बसंती का कंसेंट फ्री है? इन दैट केस अगर बसंती ने शादी के लिए हाँ कह भी दिया तो क्या बसंती का कंसेंट फ्री है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। देखो लिखा है क्वेश्चन मीन्स व्हेन द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग एनी एक्ट। जब तुम सामने वाले से कंसेंट ले रहे हो बाय कमिटिंग एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब होता है बच्चों विच इज प्रोहिबिटेड, विच इज रिस्ट्रिक्टेड। consent means, quotient means when a consent is obtained by committing any act which is forbidden or which is restricted by the Indian Penal Code or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code। या तो कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो इंडियन पेनल कोड में रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब तुमने उसको मारा, पीटा, कूटा, उसका आंख फोड़ दिया, उसका कान काट लिया, ठीक है। दूसरा, उसको धमकी दी कि देख अगर तूने हाँ नहीं बोला तो मैं तुम्हारी ये दोनों आंखें निकाल लूंगा और आंखें निकाल करके क्या खेलूंगा, कंचे खेलूंगा। वहां पे भी क्वेश्चन है। थर्ड वन इज अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। तुमने जोर जबरदस्ती करके किसी की प्रॉपर्टी डिटेन कर ली, किसी की प्रॉपर्टी छीन ली। एंड नेक्स्ट है थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। किसी को धमका रहे हो कि तुम उसका प्रॉपर्टी कैप्चर कर लोगे, किसी को धमका रहे हो कि तुम उसका प्रॉपर्टी क्या करोगे, कैप्चर कर लोगे, अपने कब्जे में ले लोगे। तो इन सब केसेस में, इन सब केसेस में ऐसा कहा जाएगा कि तुमने सामने वाले का कंसेंट ऑब्टेन किया है बाय अप्लाइंग कोर्शन। इन सब केसेस में ऐसा कहा जाएगा कि तुमने सामने वाले पर्सन का कंसेंट ऑब्टेन किया है बाय अप्लाइंग कोर्शन ऑन दैट पर्सन। एंड एज यू हैव अप्लाइड कोर्शन ऑन दैट पर्सन, as you have applied coercion on that person, the consent given by such person is not free. And if the consent given by any person is not free, if the consent given by any person is not free, so in that case what will happen? If the consent given by any person is not free, so in that case contract is voidable. In that case contract will be voidable. Is it clear? एग्जाम्पल, राम बीट्स श्याम। राम ने श्याम की पिटाई कर दी एंड कंपेल्स हिम टू सेल हिज कार फॉर ₹20,000। हियर श्याम्स कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड अंडर कोर्शन, द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल ड्यू टू द यूज ऑफ कोर्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ पे जोर जबरदस्ती करके, डरा धमका करके श्याम से उसकी प्रॉपर्टी, श्याम से उसका कार बेचने के लिए कहा गया था जस्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹20,000। तो यहाँ पे जो श्याम का कंसेंट है, यहाँ पे जो श्याम का कंसेंट है, कंसेंट ऑफ श्याम हैज बीन ऑब्टेन अंडर कोर्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर देखो क्या लिखा है, coercion against whom? It is not necessary that coercion must have been exercised against the promiser only. It may be directed at any person. अब ये समझने की कोशिश करना, ठीक है, ये समझने की कोशिश करना। मान लो कि ये एक पर्सन है मिस्टर पिंटू, ठीक है, और ये एक पर्सन है मिस्टर गोलू, ठीक है। अब गोलू के पास ना एक बहुत जबरदस्त बाइक है, ठीक है, जिसका मार्केट में प्राइस है 5 लाख रुपीस। मिस्टर गोलू के पास एक बहुत ही जबरदस्त बाइक है जिसका मार्केट में प्राइस है कितना, 5 लाख रुपया। पिंटू गोलू को बोलता है कि तुम मुझे ये बाइक 50,000 रुपए में भेज दो। कितने में भेज दो? 50,000 रुपीज में भेज दो। तो गोलू रिप्लाई करता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, लगता है तुमने ज्यादा पढ़ाई कर ली है जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग अपने ठिकाने पे नहीं है। 5 लाख की बाइक कोई 50,000 में देता है क्या? पिंटू बोलता है कि अगर तुमने ये बाइक मुझे 50,000 में नहीं दिया तो मैं
तुम्हारे भाई को किडनैप कर लूंगा। मैं तुम्हारा भाई, जिसका नाम क्या है, चिंटू, मैं तुम्हारे भाई को किडनैप कर लूंगा और मेरी बात को बिल्कुल भी मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। और मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है तुमको? दैट केस, तुम देखो यहाँ पे क्वेश्चन अप्लाई किया गया है अगेंस्ट एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन। क्वेश्चन अप्लाई किया जा रहा है अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। ठीक है, अब तुम समझो, गोलू डर गया कि भाई को किडनैप ना कर ले, इसलिए उसने क्या किया, ये बाइक पिंटू को 50,000 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या गोलू ने फ्री कंसेंट दिया है? यहाँ पे क्या गोलू ने फ्री कंसेंट दिया है? वेदर कंसेंट गिवन बाय गोलू, वेदर कंसेंट गिवन बाय गोलू इज फ्री इन नेचर? आंसर इज नो। Whether consent given by Golu is free. Whether consent given by Golu is free in nature. Answer is no. Is it clear? बोलो बोलो बच्चे। बताओ क्या यहाँ पे चीजें क्लियर है? तो क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ बोलना चाह रहे हैं that quotient may be applied, quotient may be applied either against the offeree और against any other person, जिससे ऑफरी के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। हो सकता है ना कोई डायरेक्टली मुझे ना मार करके मेरे किसी रिलेटिव की पिटाई कर दे, कोई डायरेक्टली मुझे ना मार करके मेरे किसी स्टूडेंट की पिटाई कर दे, ताकि वो मुझे डरा सके, मुझे धमका सके, मुझे फोर्स कर सके कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करने के लिए। तो इन दैट केस अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट मेंटर किया भी, इन दैट केस अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट मेंटर किया भी, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? Because the consent given by me in that particular case is not free. Because the consent given by me in that particular case is not free. Is it clear? Next example तुमको दिया है threat to commit suicide. बोला कि अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ठीक है, मान लो कि मिस्टर चिंटू को एक लड़की पसंद थी, मिस पिंकी। चिंटू को पिंकी बहुत पसंद थी। चिंटू ने पिंकी को बहुत बार प्रपोज किया, पिंकी ने हर बार मना कर दिया। ठीक है, चिंटू ने पिंकी को बहुत बार प्रपोज कर दिया, पिंकी ने हर बार मना कर दिया। एक दिन चिंटू पिंकी को रास्ते में रोकता है और बोलता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और अगर आज तुमने मुझे मना किया तो ये भगवान की कसम मैं जान दे दूंगा, ये भगवान की कसम मैं जान दे दूंगा। थ्रेट टू कमिट सुसाइड। तो थ्रेट टू कमिट सुसाइड shall also be considered as, threat to commit suicide shall also be considered as coercion. Is it clear? And in that case what will happen? In that case contract is voidable. Voidable contract, I hope आप सबको concept मालूम है voidable contract का। इन सभी केसेस में कॉन्ट्रैक्ट voidable बनेगा किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका कंसेंट फोर्सफुली तरीके से ऑब्टेन किया गया है। In all these cases, contract will become voidable at the option of the party or at the option of the person जिसका consent forcefully obtain किया गया है। Is it clear? Is it clear? चलो अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट undue influence। बोला अगर तुमने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई डिसीजन लिया था, अगर तुमने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई डिसीजन लिया था, तो इन दैट केस ऑल्सो द कंसेंट गिवन बाय यू वाज नॉट फ्री, और इन दैट केस ऑल्सो द कंसेंट गिवन बाय यू इज नॉट फ्री। एंड इफ द कंसेंट गिवन बाय यू इज नॉट फ्री, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज, और कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल। तुमको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब लाजवाब एग्जांपल देता हूं, देखना। देखो ये एक पर्सन है मिस्टर कैडबरी। ठीक है, मिस्टर कैडबरी। अब मिस्टर कैडबरी का एक फ्रेंड है मिस्टर एक्लेयर्स।
अब ये दोनों ना बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। मिस्टर कैडबरी ने एक बॉटल परचेज किया, परचेज बॉटल फॉर रुपीज, परचेज अ बॉटल फॉर रुपीज 1500। ठीक है, मिस्टर कैडबरी ने ये बॉटल परचेज किया, एक बॉटल परचेज किया फॉर रुपीज 1500। एक सेकेंड। देन जिस कंपनी से इन्होंने ये बॉटल परचेज किया, उस कंपनी ने, जिस कंपनी से इन्होंने ये बॉटल परचेज किया, उस कंपनी ने मिस्टर कैडबरी को एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? बोला कि तुम अगर ऐसे 10 बॉटल किसी और कस्टमर को बिकवा दोगे, तुम अगर ऐसे ही बॉटल, यही बॉटल 10 दूसरे कस्टमर्स को बिकवा दोगे फॉर रुपीज 2000, फॉर रुपीज 2000 ईच, तो कंपनी तुम्हें 3000 रुपए का कैश प्राइस देगा। कंपनी तुम्हें 3000 रुपए का कैश प्राइस देगा। अब एक्चुअल कॉस्टिंग प्राइस कितना है इसका? 1500। इसको ऑफर क्या मिला है कि बोला इसको कितने में बेच दो, बिकवा दो, 2000 रुपए में बिकवा दो। कम से कम कितने बॉटल? तो 10 बॉटल। अगर 10 बॉटल बिकवा दिया तो मिस्टर कैडबरी को क्या मिलने वाला है? मिस्टर कैडबरी को मिलने वाला है सर 3000 रुपए कैश। ठीक है, अब दो मिस्टर कैडबरी एंड निकलेस वर द बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मिस्टर कैडबरी ना थोड़ा सा लालची किस्म का आदमी है, थोड़ा सा ग्रीडी टाइप का पर्सन है। तो ये अपने फ्रेंड के पास जाता है, एक्लेस के पास, ये बॉटल लेकर के जाता है, उसके सामने पानी पी रहा है और बोल रहा है क्या मस्त बॉटल है यार, ये जो बॉटल है ना, ये बॉटल आने से मेरी जिंदगी बदल गई। ठीक है, बहुत लकी है मेरे लिए ये बॉटल। ये बॉटल में पानी पीने से एक अलग ही लेवल का मेरे को हेल्थ बेनिफिट्स मिला, मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। तो मिस्टर एक्लेस उसे पूछता है कि अच्छा ऐसी भी क्या बात है इस बॉटल में, कितने का ये बॉटल? तो कैडबरी बोलते बहुत मस्त बॉटल है, तो मैं ये बॉटल, एक बॉटल सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए का है, मैंने तो 50 क्वांटिटी ऑर्डर कर दिया है, तुम भी 10 क्वांटिटी खरीद लो। ठीक है, तुम भी 10 क्वांटिटी खरीद लो। अब मिस्टर एक्लेयर को लगता है कि, मिस्टर एक्लेयर को लगता है कि 2000 रुपए वाली तो कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन चूंकि ये बात कौन कर रहा है उससे? उसका बेस्ट फ्रेंड। उसको लगता है कि यार 2000 रुपए वाली कोई बात तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन ये बात कैडबरी कर रहा है जो मेरा बचपन का दोस्त है, तो वो मुझसे कुछ भी गलत नहीं करेगा, वो मेरा गलत होने नहीं देगा। अगर मेरा दोस्त बोल रहा है ना तो चलो मैं ऐसा कर लेता हूं, अगर मेरा दोस्त बोल रहा है ना तो चलो मैं ये बॉटल्स परचेज कर लेता हूं। अब तुम समझना, एक्लेयस क्या कर रहा है? मिस्टर एक्लेयस भाई मिस्टर कैडबरी के इन्फ्लुएंस में आकर के ये डिसीजन ले रहा है। मिस्टर एक्लेयस मिस्टर कैडबरी के इन्फ्लुएंस, मिस्टर कैडबरी के इन्फ्लुएंस में आकर के ये डिसीजन ले रहा है। तो इसने जो डिसीजन लिया क्या वो फ्रीली लिया? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो इन दिस केस ऑल्सो consent given by a person, consent given by a person is not free, and if the consent given by the person is not free, it is voidable, it is voidable। देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में a person will come under the influence of any other person, या ऐसा बोलोगे that other person is in the position, that other person is in the position to dominate योर डिसीजन मेकिंग। जिसकी बात आप नॉर्मली मानोगे, आपके पेरेंट्स हो गए, आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया, आपका ब्रदर हो गया, आपकी सिस्टर हो गई, आपके टीचर्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए। नॉर्मली क्या होता है, ये लोग जो बातें बोलते हैं ना, हमको जो करने के लिए बोलते हैं ना, हम लोग वो करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये लोग हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, ये हमें वही सजेशन देंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। अब मान लो कि इनमें से कोई लोग अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करे, तुम्हें गलत सजेशन दे, तुम्हें गलत रिकमेंडेशन दे, जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो जाए,
कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेरा एक बहुत अच्छा, मेरा मतलब ये तो मेरा मतलब रियल लाइफ एग्जांपल है। एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, मतलब ही वाज अमंग्स दी वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने मुझे क्या किया, एक प्लॉट उसने मुझे बिकवा दिया, खरीदवा दिया, मतलब मैंने खरीदा वो प्लॉट। उस प्लॉट का एक्चुअल वैल्यूएशन था 5 लाख रुपए, लेकिन मेरे को वो प्लॉट खरीदा मैंने 8 लाख रुपए में, सिर्फ उसकी बातों में आकर के। उसकी बातों में आकर के मैंने वो प्लॉट, 5 लाख का प्लॉट मैंने कितने में खरीद लिया? 8 लाख रुपए में खरीद लिया। ठीक है, थोड़े दिन के बाद मुझे पता चलता है कि इसका एक्चुअल वैल्यूएशन तो कितना है? 5 लाख का। अगर मेरा फ्रेंड मुझे खरीदने के लिए नहीं बोलता तो शायद मैं वो प्लॉट नहीं खरीदता, वहां पे मुझे नुकसान हो गया 3 लाख रुपए का। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्या कर सकता था, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता था। इज इट क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज रिप्लाई करोगे, क्या बातें समझ में आ रही हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट एलिमेंट देखो, देखो लिखा है a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that, मतलब parties to contract के बीच में ऐसा relation exist कर रहा है जिसकी वजह से one of the party is in a position to dominate the will, जिसकी वजह से one of the party is in the position to dominate the willingness of the other party, and that party uses that position to obtain an unfair advantage over the other. ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना है तुमको, जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के, जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ये डिसीजन लिया था, मैंने हाँ किया था, मैंने कंसेंट दिया था, बिकॉज मैं उस पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ गया था। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम वॉइडेबल डिक्लेयर करवाओगे तो कोर्ट तुमसे सबूत मांगेगा ना। कोर्ट बोलता है कि तुमको, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, कानून हमेशा सबूत मांगता है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसने मुझे ये चीजें बोली थी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये मेरा ब्रदर था, ये मेरी सिस्टर थी, मैं इसकी हर बात मानता हूं, तो ये वाली बात भी मान ली, ये वाली बात भी मान ली, इसलिए मुझे नुकसान हो गया। माई कंसेंट गिवन वॉज नॉट फ्री, माई कंसेंट गिवन वॉज नॉट फ्री, and as my consent given was not free, contract is voidable. Is it clear? Is it clear? देखो लिखा है cases where dominant position is presumed, समझना मेरी बात। cases where dominant position is presumed, इसका मतलब यहां पे हम लोग वो सारे केसेस पढ़ेंगे जहां पे ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है, मतलब जहां पे ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा that a person is in the position to dominate, that a person is in the position to dominate the will of the other person. इन केसेस में ऐसा ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा that a person is in the position to dominate the will of other person. For example, तुम्हारे पेरेंट्स हो तुम, क्या होता है, पेरेंट्स जो जो बोलते हो करते हो ना। हाँ सर, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, पेरेंट्स जो बोलते हैं हम लोग करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स जो बोलते हैं वो हम लोग करते हैं। तो इन दैट केस ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाएगा दैट योर पेरेंट्स इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट योर विलिंगनेस। सर हमको सीए तो नहीं करना था, हमको सीएस तो नहीं करना था, हमको सीएमए तो नहीं करना था, सर हमें तो इंटीरियर डिजाइनिंग करना था, फैशन डिजाइनिंग करना था, तो पेरेंट्स ने बोला इसलिए करने आ गए सर। है ना, हुआ ऐसा तुम लोगों के साथ कि पेरेंट्स के बोलने पे जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, लाइव क्लास अटेंड करना पड़ रहा है, इतना पेन लेना पड़ रहा है। हमारे सारे फ्रेंड्स तो सर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ जी रहे,
मस्त मजे कर रहे हैं सर मेरे सारे दोस्त, और मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे क्लासेस अटेंड करना पड़ रहा है। हो रहा है ऐसा? Your parents is in the position to dominate your will. Your teachers is in the position to dominate your will. Your best friend is in the position to dominate your will. Cases where dominant position is presumed. पहला, when a person holds a real or apparent authority over the other. When one person holds real or apparent authority over the other. क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? जब एक पर्सन का दूसरे पर्सन पे क्या हो? अधिकार। जब एक पर्सन का दूसरे पर्सन पे क्या हो? अधिकार। तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे पे अधिकार है, तो ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाएगा दैट योर पेरेंट्स आर इन द डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे पे राइट्स है ना, तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट योर पेरेंट्स आर इन द डोमिनेंट पोजीशन। एग्जाम्पल दिया तुमको, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, मास्टर एंड सर्वेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? दूसरा, व्हेन ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर। अब ये फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। पता है, मेरे ना एक अंकल हैं, अंकल सैम। मेरे ना एक अंकल है, अंकल का नाम क्या? अंकल सैम। अब अंकल सैम पे मेरे को बहुत जबरदस्त तरीके से भरोसा है। अंकल सैम मेरी सारी बातों को ठीक से समझते हैं। अंकल सैम मुझे हमेशा से सही सजेशन देते हैं, सही गाइडेंस देते हैं। मैं अंकल सैम पे आंख बंद करके भरोसा करता हूं। मैं अंकल सैम से कोई भी ओपिनियन मांगता हूं ना, तो जो भी ओपिनियन वो देते हैं, मैं उनके सारे ओपिनियंस को एज इट इज मानता हूं। मैं उनके सारे ओपिनियंस को एज इट इज मानता हूं। तो अंकल सैम स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी पोजीशन टुवर्ड्स मी। अंकल सैम स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी पोजीशन टुवर्ड्स मी। इज इट क्लियर? क्या बोलेंगे? In that case or in such cases, Uncle Sam stands in fiduciary position towards me. Fiduciary positions towards me. जो अंकल सैम बोलेंगे वो मैं करूंगा। जो भी अंकल सैम बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो ऐसा यहां पे प्रिज्यूम कर लिया जाएगा that Uncle Sam is in the dominant position and he can dominate my will. तीसरा है, he makes a contract with a person whose mental capacity temporarily or permanently affected by reason of age, illness, mental और bodily distress। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझना, यहां बोला गया, देखो मैं और मेरा दोस्त साथ में बैठ के कुछ बात कर रहे थे और मैं ना बहुत गुस्से में था। मैं बहुत गुस्से में था और मेरे गुस्से का गलत एडवांटेज, गलत फायदा मेरे दोस्त ने उठाया और उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कहा। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कहा। इन दैट केस ऑल्सो ऐसा माना जाएगा द कंसेंट गिवन बाय मी इज नॉट फ्री, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, because at the time of entering into the contract I was not in the position, I was not in the situation to think properly. I was not in the situation to think properly and take a proper decision or an adequate decision. और इस चीज का फायदा उठाया मेरे दोस्त ने, इस बात का फायदा उठाया मेरे दोस्त ने। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज voidable। इस बात का फायदा उठाया मेरे दोस्त ने, तो यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम voidable। इज इट क्लियर? बताओ बच्चों, क्या चीजें क्लियर हैं अपन को? पलक, जयश्री, फिर यहां पे एक और चीज बोला गया कि अगर आप बोलते हो ना किसी भी केस में दैट द कंसेंट गिवन बाय यू इज नॉट फ्री, तो सिर्फ आपके बोल देने से, सिर्फ आपके बोलने से कोर्ट नहीं मानने वाला। सिर्फ आपके बोलने भर से कोर्ट नहीं मानेगा, सिर्फ आपके बोलने भर से कानून नहीं मानेगा।
कानून को हमेशा क्या करना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा दैट द कंसेंट गिवन बाय अस in any particular contract is not free and it has been given by us by coming under the influence of some other person. 2 मिनट रुकना बच्चों। ओके okay. But I'll be coming back in 2 minutes. Please wait for 2 minutes. There is some urgency. So I need to go. I'll be coming back in 2 minutes. Please wait.
हेलो, चलो स्टार्ट करते। तो मैं डिस्कस कर रहा था तुम लोगों से प्रोविजंस रिलेटिंग टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट केस देखना। मान लो कि ये ऐसा तुम लोगों ने भी देखा होगा नॉर्मली डे टू डे लाइफ में। ये एक मिस्टर एक्स, ठीक है। अब इनकी जो माता जी हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है। इनकी जो माता जी हैं वो हॉस्पिटलाइज रही है माता जी, और डॉक्टर ने बोला कि इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। कितने रुपए की? 20 लाख रुपीज की जरूरत पड़ेगी। और इनके पास 20 लाख रुपए है नहीं, तो ये पैसे लेने के लिए पहुंचे एक मनी लेंडर के पास। ठीक है, ये पैसे लेने के लिए पहुंचे कहां पे? एक मनी लेंडर के पास। अब मनी लेंडर ने देखो, उसको पहले से मालूम है कि सामने वाला आदमी बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। नॉर्मली ना वो 2% 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है पैसा, लेकिन उसने मिस्टर एक्स से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड किया। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड किया। अब तुम समझना, यहाँ पे ध्यान से सुनो। नॉर्मल केसेस में ये 2 से 3% ही चार्ज करता है, लेकिन इसने सिचुएशन का गलत फायदा उठा रहा है। ये सिचुएशन का गलत फायदा उठा रहा है। उसको मालूम है कि मिस्टर एक्स की मम्मी बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको 20 लाख रुपए चाहिए, और कोई और देने वाला है भी नहीं, ठीक है। कोई और देने वाला है भी नहीं। मरता क्या ना करता, मिस्टर एक्स ने 20 लाख रुपए बोरो किए एट द रेट ऑफ 20%। एट द रेट ऑफ 20%। 20% पर मंथ है, यहाँ बहुत ज्यादा पैसा है। 20% पर मंथ। बताओ, क्या यहाँ पे इस मनी लेंडर ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है? क्या यहाँ पे इस मनी लेंडर ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है? यस और नो? यू विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन। क्या यहाँ पे इस मनी लेंडर ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है? यस और नो? तुम्हें नहीं लगता दैट मनी लेंडर इन दिस केस इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन? क्या मनी लेंडर ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है? नॉर्मली तो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेंडिंग करता था, अभी इनसे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। बोलो। अनुराग बोलता है यस सर। बाकी बच्चे? बाकी बच्चों ने बोला कि हम लोग तो आंसर नहीं देंगे सर, हम हमें आता है, लेकिन आपको क्यों बताएं। पलक सेड यस। देखो क्या लिखा है, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस इन केस ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस where some transaction is entered into the ordinary course of business, but due to certain contingencies one party is able to make the other party agree to certain terms and conditions, that is not undue influence. क्या बोला? that is not undue influence. Example, X applies to a banker for a loan when the money market is very stringent. Banker says that loan could be provided but only at a higher rate of interest. S accept to such high rate of interest. In this case, S consent is not obtained by undue influence. फिर एक और चीज बोला, मनी लेंडिंग ऑपरेशंस एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. इट इज ऑफन सीन दैट ऑन अकाउंट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस borrower end up paying very high rate of interest to the lenders. This is because lenders are in the position to dominate the wills of the borrowers
Such high rate of interest will be treated as unconsignable where the parties are not on the same footing. तो अब तुम समझना इस केस का क्या कंक्लूजन निकलेगा. इस केस का ना दो कंक्लूजन है. पहला कंक्लूजन, क्या यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है? आंसर है नो. पहला केस, क्या यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया है? आंसर इज नो. दूसरा, कोर्ट ने ऐसे केसेस में माना, कोर्ट ने ऐसे केसेस में माना कि भाई जब तुम किसी के मजबूरी का फायदा उठा करके उसको बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो वो अनकंसाइनेबल है. अनकंसाइनेबल का मतलब वो प्रॉपर नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा करके तुम गलत कर रहे हो. ऑल्दो वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, ऑल्दो तुमने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया, बट तो जो तुमने किया ना वो गलत किया. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? फाइनल आउटकम क्या आएगा सर? इन दैट केस द बोरोअर विल बी आस्क्ड टू पे द लोन अमाउंट एट द नॉर्मल प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब यार 20%, 20 लाख का 4 लाख रुपए महीना ब्याज देना नहीं दे पाया मिस्टर एक्स कोर्ट चला गया, तो कोर्ट क्या यहां पर डिसीजन दे सकता है? क्या आप एक काम करो, 20% ना दे करके जो मार्केट रेट प्रिवेलिंग है. इज इट क्लियर? क्या एग्जाम्पल क्लियर है सबको? Whether this example is clear? Okay. चलिए नेक्स्ट, तो दो एलिमेंट्स तुम लोगों ने पढ़े, क्वेश्चन पहला एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट तुम लोगों ने पढ़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस. थर्ड एलिमेंट देखो, फ्रॉड. फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है धोखेबाजी, चीटिंग, है ना. फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखेबाजी या किसी भी प्रकार की गई चीटिंग. क्या बोला यहाँ पे? अ फ्रॉड मीन्स अ विलफुल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन. विलफुल का मतलब है जानबूझ के गलत जानकारी देना, जानबूझ के गलत जानकारी देना, गलत इंफॉर्मेशन देना. अ फ्रॉड मीन्स अ विलफुल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट. जानबूझ के गलत स्टेटमेंट देना, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन देना विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी. डिसीव का मतलब होता है चीट. विद एन इंटेंशन टू चीट द अदर पार्टी. इन सिंपल वर्ड्स, fraud means and includes the following: intentional false statement, active concealment, जानबूझ, देखो इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब है जानबूझ के कोई गलत बात बताना, कोई गलत स्टेटमेंट देना. एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब है कोई महत्वपूर्ण, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाना. इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस, जानबूझ के कोई काम ना करना. फ्रॉडुलेंट एक्ट और ओमिशन, ऐसा एक्ट करना जो नहीं करना था. ओमिशन का मतलब है ऐसा एक्ट नहीं करना जो करना था. और एनी अदर वे टू डिसीव दी पार्टीज. तो अगर सामने वाले ने फ्रॉड किया है हमारे साथ, फ्रॉड करके हमारा कंसेंट ऑब्टेन किया है, तो इन दैट केस ऑल्सो द कंसेंट गिवन बाय अस इज नॉट फ्री. एंड इफ द कंसेंट गिवन बाय अस इज नॉट फ्री, contract will be voidable. Contract will be voidable. एक एग्जांपल देता हूं. मेरे पास ना ये माउस रखा हुआ है. मैं बोला कि दुनिया में सबसे पहली बार जो माउस इन्वेंट किया गया था ना वो यही है. इस माउस को बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल्स, आईटी कंपनीज ने यूज में लिया है. और जिन भी आईटी प्रोफेशनल्स ने इस माउस को अपने यूज में लिया है वो अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के गए. तुम बोलते हो कि अच्छा सर इसका प्राइस कितना है? मैं बोलता हूं कि वैसे दुनिया के लिए तो इसका प्राइस है 10 लाख रुपए,
लेकिन तुम में से कोई भी एक अगर मुझसे ये माउस खरीदना चाहता है तो मैं तुम्हें ये सिर्फ 2 लाख रुपए में दे दूंगा। अब तुम समझना, ये 500 रुपए की चीज है, मैंने गलत जानकारी दिया, गलत इंफॉर्मेशन दिया। 500 रुपए का चीज मैंने गलत इंफॉर्मेशन दे करके 2 लाख रुपए में बेचना चाहा। मैंने जो जो भी बातें बताई ना इसके बारे में, सबकी सब झूठी हैं। तुमने इन बातों पे भरोसा करके डिसाइड कर लिया कि चलो सर से ये माउस परचेज कर लेते। बताओ, whether the consent given by you in this case is valid? Whether the consent given by you in this case is valid? Answer is no. ठीक है? And if the consent given by you in this case is not valid, is not free, तो contract will become voidable. देखो लिखा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो contract under fraud is voidable at the option of the aggrieved party who have the rights. aggrieved party कौन है? जिसके साथ फ्रॉड किया गया है। He will have the right to resign the contract. Resign का मतलब होता है कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। जिसके साथ फ्रॉड किया गया है उस पर्सन को राइट मिलेगा, उस पर्सन के पास पावर होगा दैट ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, राइट टू इंसिस्ट ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, द अदर पार्टी कैन आस्क टू मेक द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा है, द अदर पार्टी कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस। तुम्हारे फ्रॉडबाजी करने की वजह से, तुम्हारे फ्रॉड करने की वजह से सामने वाले को जो भी नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान के लिए तुम्हें उसे क्या करना पड़ेगा? कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, तो ये सेशन अपन रखेंगे यहीं तक। अभी जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया, आप इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और फिर अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, फ्रॉड वाले एलिमेंट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन अ नेक्स्ट सेशन। ठीक है सर, चलिए तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।